Hello students, I'm again back with part 3 of chapter number 9, British policies and their impacts. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed in part 2. We'll start part 3 with drain of wealth. नाउ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ टॉपिक से पता चल रहा होगा कि वेल्थ का कहीं निकल जाना, ड्रेन कर जाना, है ना। तो जो दादा भाई नेहरू थे, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे इंडिया के, इंडियन नेशनलिस्ट में अर्ली जो नेशनलिस्ट थे उनमें दादा भाई नेहरू जी एक बहुत बड़ा नाम था। इन्होंने ब्रिटिश रूल को डिस्क्राइब किया है कैसे, एवर लास्टिंग फॉरेन इन्वेजन दैट वाज अटरली टू ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग द कंट्री। एवरलास्टिंग मतलब कभी ना खत्म होने वाला एक ऐसा फॉरेन इन्वेजन जो सच में धीरे धीरे करके पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इसकी वजह से हमारी जो वेल्थ थी, हमारा जो पैसा था, वो ड्रेन करता जा रहा था कंटिन्यूसली। कहाँ पर? इंग्लैंड में, अलग अलग तरीकों से। तो दादा भाई नेहरू जी अपनी एक पूरी की पूरी बुक लिखते हैं। उस बुक में वो धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करते हैं हर पॉइंट पे कि भैया ये जो फॉरेन रूल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है, ये एवरलास्टिंग है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये फॉरेन इन्वेजन की तरह है जो धीरे धीरे करके हमारी पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये जिस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी का शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। जो वर्ड एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब होता है शोषण करना। ये जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी का जो शोषण कर रहे हैं, और इसी शोषण की वजह से कंटिन्यू लगातार हमारी वेल्थ, हमारा पैसा कहाँ जाता जा रहा है? इंग्लैंड जाता जा रहा है, अलग अलग तरीकों से। ये हैं दादा भाई नेहरू जी। नारोजी जैसे पढ़ना हो। अब इन्होंने पहले क्या कहा? अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द सैलरीज। बेटा जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे, एम्प्लॉयज होते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने आते थे, उन्हें इंडियन रेवेन्यू से तो पे किया जाता था। देखो, बैटल ऑफ प्लास की, बैटल ऑफ बक्सर 1857, ये 100-150 सालों में तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के मैक्सिमम पार्ट पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब जब मैक्सिमम पार्ट पे कंट्रोल कर रहे हैं तो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं तो उसी टैक्स से वो ब्रिटिशर्स की सैलरी दे रहे हैं। और जो ब्रिटिश एम्प्लॉय हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, वो अपनी सेविंग्स को कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं? कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं? ऑब्वियसली बात है, इंग्लैंड में। जैसे आज हमारे बंदे जब इंग्लैंड में मतलब यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में, यूएसए में काम करते हैं, तो मैक्सिमम सैलरी रिपेट्रिएट कहाँ करते हैं? इंडिया। मटेरियल रिसोर्सेज, इन्होंने हमारा कॉटन, हमारा जूट, हमारी नील, इंडिगो, हमारी चाय, हमारी कॉफ़ी सब ट्रांसपोर्ट कर दी इंग्लैंड। हमारे मटेरियल रिसोर्सेज को भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अपने खुद के लोगों को सैलरी हमारे इंडिया से, इंडिया के रेवेन्यू से दे रहे हैं। गुड्स परचेज, इंडिया से ये जो गुड्स परचेज करते थे विथ रेवेन्यूज ड्रॉन फ्रॉम द कंट्री, हमारी कंट्री से टैक्स के फॉर्म में पैसा कलेक्ट करते, उससे ही हमारे गुड्स को बाय कर लेते। मतलब देखो, हमारे लिए विन विन सिचुएशन कब होती है? जब इंग्लैंड से पैसा आए, इंडियन इकोनॉमी में रहे, और इंडिया से गुड चला जाए। पर ये क्या कर रहे थे? पैसा भी इंडियन से कलेक्ट कर रहे, गुड्स भी इंडियन से ले रहे, और इंग्लैंड भेज दे रहे। तो ये भी एक तरीका था जिस तरीके से पैसा वहां जा रहा था। तो पहला तरीका, सैलरी हमारे पैसों से दे रहे, हमारा पैसा वहां जा रहा है, डिपॉजिट होके उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट हो रहा है। मटेरियल रिसोर्सेज, हमारा कॉटन, जूट, चाय, कॉफी, इंडिगो, नील सब ले लिया और इंग्लैंड ट्रांसफर कर दिया। तीसरा, गुड जो परचेज करे वो हमारे अपने पैसों से कर लिए। और एक बहुत बड़े अमाउंट में जो पैसा था, वो ब्राइब्स और गिफ्ट की तरह हमारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स रिसीव करते थे, और इसको भी अपनी कंट्री में भेज देते थे। बट भाई जो रॉबर्ट क्लाइव था, वो इंडिया में जब तक रहा नवाबों की तरह रहा, और जब वो ब्रिटेन गया इतना सारा पैसा देना लेके, तो ब्रिटेन के लोग भी उसे नबूब्स कहने लगे बिकॉज ऑफ हिज लाइफ स्टाइल। नाउ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था इंडिया में 18th सेंचुरी तक बहुत ही बैकवर्ड था बेटा। तो ब्रिटिशर्स ने ये रियलाइज कर लिया था कि बिना प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के हम अपनी पोजीशन को इंडिया में स्ट्रेंथन नहीं कर पाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने ये रियलाइज कर लिया था कि भाई प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का अपना इम्पोर्टेंस है। अगर हमें हमारी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करनी है, इंडिया में और ज़्यादा कंसोलिडेट करनी है,
हमारी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्रोथ बनाए रखनी है तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को तो हमें डेवलप करना ही पड़ेगा। और इसी सब्जेक्ट में काम करने के लिए इन्होंने स्टेप बाय स्टेप काम करना चालू कर दिया। स्टेप्स लिए गए जिससे जो मेजर सिटीज़ थी उन्हें लिंक किया गया। पोर्ट्स मतलब जिनके थ्रू ये हमारी वेल्थ को ड्रेन करते थे, उनके ऊपर काम करना चालू किया। एग्रीकल्चर सेंटर्स को लिंक किया गया, पोर्ट्स को लिंक किया गया, मार्केट्स को लिंक किया गया। मतलब लिंक मीन्स व्हाट, कि हर चीज़ एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी हो कि मतलब प्रॉब्लम ना क्रिएट हो हमारे काम में, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, हमारी कमर्शियल ग्रोथ में, हमारी इंडिया की नहीं, उनके अंग्रेजों की। तो स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा था। तो पहला स्टेप में इन लोगों ने सबको लिंक कर दिया, सिटीज़ को, पोर्ट्स को, एग्रीकल्चर सेंटर्स को, मार्केट्स को। एक एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ रोड से प्रॉपर रोड्स बनाई गई, फिर कैनाल्स बनाई गई, फिर रेलवे बनाया। पहले रोड बनाई, फिर नहरें बनाई और फिर रेलवे बना दी। रोड्स को मेटल्ड किया क्योंकि बारिश में बहुत सारी रोड खराब हो जाती थी, तो उन्हें मेटल्ड कर दिया। स्टीम शिप्स और ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया। स्टीम शिप जिसके थ्रू ये हमारे इंडिगो, कॉटन, जूट को ब्रिटेन तक लेके जाते थे। ट्रेन्स इंट्रोड्यूस कर दी। जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी उसे इनॉग्रेट किया गया था 1853 में, जो चली बॉम्बे टू थाने, और इनॉग्रेट किया लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में बॉम्बे टू थाने जो पहली रेलवे लाइन थी उसे इनॉग्रेट किया। फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट बनाए गए उसी साल में, 1853 में पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट बन गए। ग्रैंड ट्रंक रोड जो कलकत्ता से पेशावर थी उसे वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो इस पैराग्राफ को जरा ध्यान से सुनो। अगर पूछा जाएगा कि किसने इनॉग्रेट किया फर्स्ट रेलवे लाइन को, तो लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक थी? बॉम्बे से थाने तक थी। इसी सेम ईयर में पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट बना। ग्रैंड ट्रंक रोड जो पहले ही बन चुकी थी, शेरशाह सूरी के टाइम बन गई थी, उसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया। जब इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज और क्राफ्ट पर्सन एडवर्सली इफेक्ट हो रहे थे ब्रिटिश रूल से, तब इंडियन मर्चेंट ने एंजॉय किया द बेनिफिट्स ऑफ डलहौजीज मेजर। इन्होंने, देखो, शुरुआती दौर में हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज बैडली सफ़र कर रही थी, एडवर्सली इफेक्ट कर रही थी, पर एक टाइम ऐसा आया कि जो लॉर्ड डलहौजी के जो मेजर्स थे उससे इंडियन मर्चेंट्स को बेनिफिट मिला। दे imported manufactured goods from यूरोप एंड एक्सपोर्टेड कैश क्रॉप लाइक कॉटन। तो ये लोग इंडियंस जो थे वो यूरोप से मैन्युफैक्चर्ड गुड मंगवाने लगे और अपनी कैश क्रॉप्स को वहाँ पर एक्सपोर्ट करने लगे। कैश क्रॉप कौन कौन सी बेटा? कॉटन, जूट, इंडिगो। कॉटन, कपास, जूट और इंडिगो। जो इंडियन मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, जितने भी इंडियन बैंकर्स थे, इंडियन मर्चेंट्स थे, उन्हें सब्सटेंशियल प्रॉफिट होने लगा। वो धीरे धीरे करके रिच होने लग गए। और ये जो रिच वेल्दी इंडियंस का एक ग्रुप बना, उसने ही इंडिया में कैपिटलिज्म को जन्म दिया। देखो, कैपिटलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो वर्ल्ड के मैक्सिमम पार्ट में आ गई थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आ गई थी और दूसरी जगहों पर आ गई थी। पर अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो वेल्दी इंडियंस थे जो ब्रिटेन से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करके वेल्थ कमाए, उन्होंने ही अपने आप को न्यूक्लियस बनाया कैपिटलिस्टिक क्लास इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो कैपिटलिस्टिक क्लास बनी, जो कैपिटलिज्म आया, उसमें इन्हीं लोगों की मेजर रोल था। न्यूक्लियस यही थे। जो वास्टली इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था, जो ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनाया था, ठीक है, कॉलोनियल नीड के अकॉर्डिंग बनाया गया था। ठीक है, कि भैया जिससे रेलवे की हेल्प से क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई रिवोल्ट हो रहा होगा तो फटाफट से यहाँ से जो हमारे सैनिक होंगे, मतलब जो सोल्जर्स होंगे, इन्हें यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। अगर यहाँ पर किसी गुड की रिक्वायरमेंट होगी तो फटाफट ट्रेन से यहाँ पर गुड पहुँचा दिया जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने रेलवे नेटवर्क अपने फायदे के लिए बनाया था। फिर से ध्यान से सुनो, ये जो इम्प्रूव कम्युनिकेशन सिस्टम था वो ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए बनाया गया था, है ना, कॉलोनियल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया था, उनके नीड्स को सूट करने के लिए बनाया गया था। पर जो रेलवे था उसने इंश्योर किया था कि भैया क्विक ट्रांसफ़र हो सकेगा ट्रूप्स का, कम्युनिकेशन का। अगर कहीं लड़ाई हो रही होगी तो अम्यूनेशन मतलब जो वॉरफेयर मशीनरी होती है, बंदूकें हैं, बॉम्ब वगैरह हैं, वो आसानी से पहुंचा दिए जाएंगे। ट्रूप्स, शोल्डर्स को आसानी से पहुंचा दिया जाएगा जब कहीं और रिवोल्ट होगा, है ना। एंड अदर डिस्टर्बेंसेस, अगर कोई भी रिवोल्ट होगा, कोई भी डिस्टर्बेंसेस होंगे तो एक जगह से दूसरी जगह शोल्डर्स, आर्म्स, अम्यूनेशन आसानी से पहुंचा दिए जाएंगे। ये जो इजी ट्रांसपोर्टेशन था रॉ मटेरियल का, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का,
देखो इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स को तो मिला ही मिला, थोड़ा बहुत इंडियंस को भी मिला। तो ब्रिटिशर्स ने भले ही रोड बनाई हो, रेलवे बनाई हो, बनाई अपने फ़ायदे के लिए थी, बाद में थोड़ा बहुत फ़ायदा हमें भी हुआ। ये चाहते थे कि कहीं भी लड़ाई हो, हमारे सिविलियन, हमारे जो सोल्जर्स हैं फटाफट पहुँच जाएँ, उनके पास आर्म्स भी हो, उनके पास अम्यूनिशन भी हो। तो जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सिस्टम था, ये अल्टीमेटली इंडियंस को भी बेनिफिट देता ही, वो भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में। इसने ट्रेड को, इंडियन ट्रेड को, इंडियन कॉमर्स को तो एस्टिमुलेट किया ही किया, बढ़ाया ही बढ़ाया, पर ये लोगों को भी क्लोज ले आया एक दूसरे के पास, और सेंस ऑफ यूनिटी, नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ गई। वो रेलवे जिसने इंडिया के जितने भी क्लास थे, जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के थे, उनको रेलवे में नौकरियां दी, रेलवे की एक बॉगी बनाई जहाँ पर सारे लोग इकट्ठे बैठते थे, तो वैसी बात है यूनिटी तो कहीं ना कहीं बढ़ ही गई। और डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर फार रिच, इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ कि जिसके इफेक्ट फार रीचिंग थे, इंडिया में फ्यूचर तक देखने लायक थे। अब हम पढ़ेंगे डिड यू नो। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया था? यहाँ से मैंने थोड़ा सा प्रॉपर क्लियर नहीं किया कि जो डेवलपमेंट हुए उनका जो इफेक्ट था वो फार रीचिंग था, जो इंडिया में आने वाले फ्यूचर तक देखा जाना था। डिड यू नो सेक्शन अब हम पढ़ेंगे। 16 अप्रैल 1853 में जो ट्रेन चली, अ ट्रेन विथ 40 रेलवे कैरियर्स, उसमें 40 रेलवे कैरियर्स थे, 3 लोकोमोटिव्स थे, सिंध, सुल्तान और साहिब। 400 गेस्ट थे जिन्होंने बॉम्बे को छोड़ा 3:35 PM पे। दिस वॉज इंडियाज फर्स्ट रेल रन, और ये इंडिया का पहला रेल रन था। जो ट्रेन थी वो लेफ्ट की बोरी बंदर फ्रॉम थाने विथ 21 गन, 21 गनों की तोपों की मतलब गनों की सलामी इसको दी गई, मतलब 21 गन से फायर हुए, फिर ये चली बोरी बंदर फॉर थाने। और जो गवर्नर का बैंड था वो भी इसे देखने आया। जर्नी कंप्लीट हुई 1 hour 15 minute में। फिर से ध्यान से सुन लो, 16 अप्रैल 1853 को ट्रेन चली, 14 रेलवे कैरिजेस, 14 रेल के कैरिजेस थे, इसमें 3 लोकोमोटिव्स मतलब 3 इंजन लगे हुए थे जिनका नाम था सिंध, सुल्तान और साहिब। 400 गेस्ट थे जिन्होंने बॉम्बे को छोड़ा 3:35 PM पे। ये पहली इंडिया की रेल रन था, और जो ट्रेन था उसने बोरी बंदर को छोड़ा थाने के लिए 21 गन्स की बंदूकों की सलामी के साथ। गवर्नर का बैंड भी आया था इसको सी ऑफ करने के लिए, और ये जर्नी 1 hour 15 minute में कंप्लीट हुई। नाउ एजुकेशनल पॉलिसी। बेटा अब हम एजुकेशनल पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। तो इस बात में एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि देखो, ब्रिटिश रूल जब से स्टार्ट हुआ उसी दिन से उन्होंने हमारे रिलीजियस मैटर में, हमारे एजुकेशन में इंटरफेयर करना चालू नहीं किया। लगभग हाफ सेंचुरी मतलब 50 सालों तक तो बस इनको यही लगता था ये इंडियन से, इनको एक्सप्लॉइट करना है, यहाँ से ट्रेड करना है, प्रॉफिट कमाना है, इसके अलावा वो कभी कुछ भी सोचते नहीं थे। तो मोर देन हाफ अ सेंचुरी मतलब आधी सेंचुरी से भी ज़्यादा जब कंपनी का रूल था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी। उन्होंने कोई एफर्ट नहीं लगाए किस बात में, इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को चेंज करने के लिए, कि भैया भारत में जो शिक्षा प्रणाली है इसको हमें चेंज करना है। इसमें कोई एफर्ट उन्होंने नहीं लगवाया शुरुआत के 50-60 साल, क्योंकि उन्हें तो लगता था हम तो सिर्फ ट्रेड करने आए, ट्रेड करो और जाओ, प्रॉफिट बनाओ और जाओ, क्या जरूरत है इनको पढ़ाने लिखाने की। एजुकेशन वॉज मेनली रिलीजियस। पहले एजुकेशन सच में रिलीजियस हुआ करता था, मदरसे हुआ करते थे, पाठशाला हुआ करते थे, संस्कृत पे, पर्शियन पे, अरेबिक पे ज़्यादा फोकस होता था, ठीक है। और उसमें भी एजुकेशन पे हेजेमनी थी ब्राह्मण और क्षत्रिय की, एक बहुत बड़े तबके को, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को तो पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता था। मतलब एजुकेशन पे रिच अपर क्लासेस का ही हेजेमनी था, उनकी पकड़ थी, ठीक है, प्रिविलेज उन्हें ही मिलता था पढ़ने के लिए। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 डायरेक्ट करता था कंपनी को कि भैया कम से कम 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा के ऊपर खर्चा करो। चार्टर एक्ट कब आया? 1813 में। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोलता था कि तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपया तो भारत में शिक्षा के ऊपर खर्च करना ही है। ये पहला स्टेप लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश रूलर्स ने, टुवर्ड्स द एनकरेजमेंट ऑफ स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड साइंस इन इंडिया, कि भैया इंडिया में लोग लिटरेचर पढ़ें, साइंस पढ़ें, इसको एनकरेज करने के लिए उन्होंने 1830 में जो एक्ट ले आए, चार्टर एक्ट, उसके थ्रू कह दिया कि कम से कम 1 लाख रुपया तो भैया खर्चा करो भारतीयों की शिक्षा दीक्षा पर।
जो चार्टर एक्ट था वो कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं देता था कि भैया ये जो 1 लाख रुपए होगा ये कैसे खर्चा होगा, बस इतना बोल दिया वहां बैठ के कि 1 लाख रुपए तो तुम्हें खर्च करना है। ये जो मनी थी वो सैंक्शन की एजुकेशन प्रोजेक्ट्स को, एजुकेशन प्रोजेक्ट को बेटा जो पैसा सैंक्शन हो गया वो 2 डिकेट्स 20 साल तो लगभग अनटच्ड पड़ा रहा। वाइल अ ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी रेट, एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी उभर के आ गई, बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई ओवर द कंटेंट एंड मीडियम ऑफ एजुकेशन। देखो भाई, देखो एक प्रॉपर गाइडलाइन तो दी नहीं थी इस एक्ट में। चार्टर एक्ट जो 1813 में आया उसमें कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी थी। उसमें क्या लिखा था बस कि हमें इंडियंस को पढ़ाना है तो तुम्हें लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। वो लाख रुपए कैसे खर्चा करना है इसके ऊपर कभी भी कोई बात किसी ने भी नहीं की। भैया मीडियम ऑफ एजुकेशन कैसा होगा, एजुकेशन का कंटेंट कैसा होगा, तो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि भैया क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो 20 साल तो उस पैसे को किसी ने टच भी नहीं किया। ग्रेट डिबेट। एक ग्रुप फेवर करता था कि भैया ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग होनी चाहिए और जो मीडियम है वो क्लासिकल और रीजनल लैंग्वेजेस होनी चाहिए, जैसे संस्कृत हो, पर्शियन हो, क्योंकि ये भाषाएं इंडियंस को आती हैं तो हम इसी में पढ़ाना चालू करते हैं। एक ग्रुप बोल रहा है, देखो अब हम डिबेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 ग्रुप तो होंगे। तो एक ग्रुप क्या बोल रहा है कि ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग हो और मीडियम मतलब सिखाने का जो मतलब सिखाने के लिए जो भाषा उपयोग की जाए। देखो हिंदी मीडियम का जो बच्चा पढ़ता है वो साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स सब हिंदी में पढ़ता है। इंग्लिश मीडियम का बच्चा वो सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ता है। तो यहाँ पर उसी मीडियम की बात हो रही है कि या तो संस्कृत में सारे सब्जेक्ट पढ़ाओ या पर्शियन में सारे सब्जेक्ट पढ़ा दो। मतलब आप इंग्लिश भी, मतलब आप मैथ्स भी पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, संस्कृत में क्वेश्चन होंगे। साइंस पढ़ोगे तो भी संस्कृत में, या पर्शियन में होंगे तो सारे सब्जेक्ट पर्शियन में होंगे, है ना। या तो किसी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा दो, उड़िया में, तमिल में, तेलुगु में। इस ग्रुप को कहा गया ओरिएंटलिस्ट। क्या इतनी बातें क्लियर है? ओरिएंटलिस्ट कौन थे? तो ओरिएंटलिस्ट आर द पर्सन हु इज इन फेवर ऑफ गिविंग एजुकेशन इन क्लासिकल एंड रीजनल लैंग्वेजेस। क्लासिकल बोले तो संस्कृत, पर्शियन, और रीजनल लैंग्वेजेस डोगरी, कश्मीरी, तेलुगु, तमिल एक्सेट्रा। ऐसे लोगों को ओरिएंटलिस्ट किया गया। तो ये पहला ग्रुप था। जो दूसरा ग्रुप था जिसको लीड कर रहे थे थॉमस मैकाले। सेकेंड ग्रुप लेड बाय थॉमस मैकाले जो कि लॉ मेंबर थे गवर्नर जनरल काउंसिल के। उन्होंने इंसिस्ट किया, जोर दिया कि भैया वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करो इंडिया में, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। मतलब एजुकेशन देने का जो मीडियम हो वो इंग्लिश हो। जैसे मैथ्स पढ़ाए जाएं तो काय में पढ़ाए जाएं, इंग्लिश में। अब देखो इंग्लिश में मैथ्स कैसे पढ़ाती हूँ, तो तुम गधे बच्चों को यही समझ में नहीं आएगा। मैं करूँ कैसे बोलती हूँ, 5, 3 फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो कैसे करोगे, रेक्टेंगल का एरिया कैसा होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ 5 into 3, है ना। अब ये हिंदी में हो गया। अगर आपको इसको हिंदी में करना है तो कैसे लिखोगे, 5 ये 3, तो हम क्या बोलेंगे, इस दिए गए आकृति का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई है 5, चौड़ाई है 3, इस तरीके से 15 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई। यहाँ एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रफल। तो मीडियम ऑफ इंग्लिश अगर होगा तो सारी चीजें आपको इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दी जाएंगे, हिंदी होगा तो हिंदी में दी जाएंगे। तो थॉमस मैकाले जो सेकंड ग्रुप है वो बोल रहा है वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करो, मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। और इस ग्रुप को क्या कहा गया, एंग्लिस्टिक। तो हु या डिफाइंड टर्म एंग्लिस्टिक, the term given to that person who were in support of Western education and in English medium, ठीक है। Another group which was in favor of Western education and want education should be there in the medium of English, इन्हीं को क्या कहा गया बेटा, एंग्लिस्टिक। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अब हमारे थॉमस मैकाले को सपोर्ट कर रहे थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने सपोर्ट किया थॉमस मैकाले के व्यू को। 1835 में गवर्नमेंट ने पास कर दिया एक रेजोल्यूशन जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी आउटलाइन की गई। आपको एक ब्रॉड आउटलाइन दे दी गई और जिसमें बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए गए। ये कब आई, 1835 में। क्या आई, NEP,
न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो जो गवर्नमेंट थी उसने कहा कि वही 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 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फंड्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। वो फंड जो कितने का है, 1 लाख रुपए का है, उसे सिर्फ वही इंस्टीट्यूशन यूज कर पाएंगे जो वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर पढ़ाएंगे। और मीडियम क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाने हैं, वेस्टर्न साइंस वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ाना है, तभी आपको उस 1 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। ये किस में कह दिया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई, 1835 में। ये हैं विलियम बेंटिक जिन्होंने सपोर्ट किया थॉमस मैकाले को। इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। देखो, तो जो गवर्नमेंट थी उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना चालू कर दिए, इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोलना चालू कर दिए। पर किसके लिए, लिमिटेड नंबर ऑफ इंडियंस। इतना देखो, हम वैसी पॉपुलेशन में बहुत हैं बेटा, इतना बड़ा एरिया है हमारे पास, तो एकदम से सबके लिए तो पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने लिमिटेड नंबर ऑफ इंडियंस के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस खोले 1844 में। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जो इंडियंस हैं जो ब्रिटिश स्कूल्स में पढ़ेंगे उन्हें प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे। तो एक बात और सुनो, देखो वेस्टर्न एजुकेशन अब कैसे देना है इसका तरीका उन लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, पहले जो 1 लाख रुपए टच नहीं हो रहे थे, अब पता चल गया कि उन्हें टच कौन करेगा, तो उन्हें टच वही करेगा जो वेस्टर्न साइंस वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ाएगा, और वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो जो गवर्नमेंट थी अब उसने बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खोलना चालू कर दिए। 1844 में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई और सरकार ने अनाउंस कर दिया कि जो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ेगा उन्हें जॉब्स दे दी जाएंगी गवर्नमेंट सर्विसेज में। इस वजह से इंग्लिश एजुकेशन बहुत ही फटाफट इंडिया में स्प्रेड हो गया। हमारे यहाँ सरकारी नौकरी का चस्का आज का नहीं है बेटा, बहुत पुराना है। और ये इतना ही पुराना है, पढ़ो और सरकारी नौकरी करो। नौकर बनने के लिए पढ़ो, नौकर थोड़ा अच्छे वर्जन वाला नौकर, वो घर में झाड़ू पोछे वाला नहीं, अच्छा वाला वर्जन। नाउ वुड्स डिस्पैच। नाउ वुड्स डिस्पैच, बेटा अब हम वुड्स डिस्पैच को पढ़ेंगे। वुड्स डिस्पैच को पढ़ें उसके पहले ये बात अब तक आपको इस चैप्टर में समझ में आ गई कि अब अंग्रेज ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि इंडियंस भी पढ़े लिखे। क्यों पढ़े लिखे, उनके फायदे के लिए, अपने इंडियंस के फायदे के लिए नहीं। वो चाहते थे कि जो छोटी मोटी क्लैरिकल जॉब्स हैं वो क्लैरिकल जॉब्स में अब हम इंडियंस को ही एम्प्लॉय करें, क्योंकि उन छोटी छोटी क्लैरिकल जॉब्स के लिए अगर हम ब्रिटेन से लोगों को बुलवाएंगे तो एक तो उनको सैलरी ज़्यादा देना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हमको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम करना है, इसलिए इंडियंस को इतना पढ़ा दें कि जितनी भी लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं उसमें इंडियंस काम करें। तो अब स्कूल खुलने लग रहे हैं, कॉलेज खुलने लग रहे हैं। अंग्रेज सोच रहे हैं, ब्रिटिशर्स सोच रहे हैं अलग अलग तरीके से कि भाई कैसे कैसे एजुकेशन देना है, किस लेवल तक इंडियंस को पढ़ाना है। उसी सिलसिले में 1854 में जो सर चार्ल्स वुड होते हैं, जो कि कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट। सर चार्ल्स वुड कौन है बेटा, प्रेसिडेंट हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। वो एक डिस्पैच को इंडिया में भेजते हैं जो कि हमें एक ब्रॉड आउटलाइन देता है कि भैया इंडिया में जो एजुकेशन ब्रिटिशर्स इम्प्लीमेंट करेंगे उसका कॉम्प्रहेंसिव प्लान क्या होगा। ठीक है, किस तरीके से हमें इंडियंस को एजुकेशन देना है। ये जो प्लान है इसे वुड्स डिस्पैच कहा गया। क्यों वुड्स डिस्पैच कहा गया, क्योंकि इसको डिस्पैच किसने किया था, सर चार्ल्स वुड ने। तो यहाँ बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि वाई वुड्स डिस्पैच नेम्ड एज वुड्स डिस्पैच, बिकॉज इट इज सेंट बाय whom, सर चार्ल्स वुड, इन विच ईयर, 1854। ये फर्दर चेंजेस की बात करता है कि भैया जो एजुकेशन का सिस्टम है इंडिया में उसमें क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं। ये जो पोएट्री दिया गया है, जो इमेज है, ये सर चार्ल्स वुड का ही है। अब पर्पस क्या था वेस्टर्न एजुकेशन का, वो क्यों हमें वेस्टर्न एजुकेशन देना चाहते थे। तो पहला पर्पस था कि भाई वो एक ऐसी क्लास को इंडिया में डेवलप करना चाहते थे जो खून से तो इंडियन हो, बाय ब्लड इंडियन हो, पर उसका टेस्ट, उसके व्यूज ओपिनियंस सब कैसे हो, ब्रिटिश। मतलब अगर वो खाना जब खाए तो वो ब्रेड बटर को प्रेफर करे रादर देन रोटी। वो जब कपड़े पहने, मतलब जब हम लोग बोलते हैं कि भाई मुझे ये अटायर पसंद है, ये अटायर पसंद नहीं है, जब भी वो कपड़ों के लिए सोचे तो पैंट शर्ट कोट के रिगार्ड में सोचे, ना कि धोती कुर्ता पहनने के बारे में बात करें। ठीक है, फिर मॉरल्स की बात करें, टेस्ट की बात करें, ओपिनियंस की बात करें, तो सब में अंग्रेजी झलक होनी चाहिए, है ना। आपका जो टेस्ट है पूरा इंग्लिश हो जाना चाहिए। तो जो प्राइमरी मोटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के पीछे, बस वो यही था कि एक ऐसी क्लास क्रिएट हो जाए जो ब्लड से तो इंडियन हो, पर कलर से तो इंडियन हो, ब्लड से तो इंडियन हो, पर
कलर और ब्लड से इंडियन हो, पर टेस्ट में, ओपिनियन में, मॉरल्स में, इंटेलेक्ट में पूरी की पूरी ब्रिटिश हो, इंग्लिश हो। ये जो क्लास थी, और इस तरीके से हम जो क्लास बनाएंगे वो क्लास को हम क्या कहेंगे, एंग्लाइज्ड इंडियंस। इंडियंस तो हैं पर वो कैसे एंग्लाइज्ड, क्योंकि कलर से, ब्लड से तो इंडियन है, पर इंटेलेक्ट से, टेस्ट से, ओपिनियन से वो कैसे हैं, अंग्रेज। ठीक है, और हम इन्हें एम्प्लॉय कर देंगे, उन्हें नौकरियां दे देंगे लो सैलरीज में, एज क्लर्क्स इन सिविल सर्विस। जितनी भी सिविल सर्विस होंगी उनमें क्लर्क बना के हम इंडियंस को छोड़ देंगे, कम कम सैलरी में ये लोग काम करेंगे। सेकेंड, इससे जो इनका हैवी एक्सपेंडिचर था, जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में लगता था, वो ऑब्वियसली बात है रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कोई अंग्रेज मतलब इंडिया में आके कोई ही इंग्लैंड का, वेल का या स्कॉटलैंड का व्यक्ति काम करेगा, मतलब ब्रिटेन का व्यक्ति काम करेगा, तो ऑब्वियसली बात है वो सैलरी बहुत ज़्यादा लेगा, और हमारा इंडियन सैलरी कम लेगा। अब इंडियन सैलरी कम लेगा तो एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली बात है कम हो जाएंगे। एम्प्लॉइंग द ब्रिटिश इन दिस पोस्ट, इन पोस्ट पे जब हम ब्रिटिशर्स को एम्प्लॉय करते हैं तो बेटा एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं और थोड़ा डिफिकल्ट टास्क भी हो जाता है। वहाँ से देखो हर व्यक्ति इंडिया आने को रेडी नहीं था, पर ठीक है, तो ठीक है, मतलब इन पोस्ट पे अगर आप अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को एम्प्लॉय करोगे तो आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, पर वही काम इंडियन कर दे वो भी सस्ते दामों में, तो क्या बुराई है। ब्रिटिशर्स का ऐसा सोचना था। जो वेस्टर्नाइज्ड इंडियन होते थे, जो एंग्लाइज्ड इंडियंस होते थे, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई इस तरीके से की थी कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उन चीज़ों की डिमांड क्रिएट होने लग गई थी जो अंग्रेज यूज़ करते थे, जो ब्रिटिश यूज़ करते थे। ठीक है, ब्रेड बटर परफेक्ट एग्जाम्पल है बेटा। हमारे घर में रोज सुबह शाम नाश्ते में, खाने में, शाम के खाने में, मतलब लंच में, डिनर में हमारी मदर्स क्या करती हैं बेटा, गरम रोटी पराठा हमें सेक के देती है ना। पर नहीं, उससे ज़्यादा हमें फ्रिज में रखी 3 दिन पुरानी, 2 दिन पुरानी ब्रेड और बटर ब्रेड जैम पसंद आता है, तो हम है ना मूर्ख। तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स यही करना चाहते थे। तो जो वेस्टर्नाइज्ड इंडियन होगा उससे ऐसी आशा की जाती थी कि वो ब्रिटिश गुड्स की डिमांड को इंडिया में क्रिएट करेगा, और इससे जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर हैं उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज हम भरी गर्मी में कोट पहनने को शान समझते हैं, शादी में बेचारे दूल्हे को, गर्मी में भी शादी होगी तो ठंडी की शादी में कोट इज ओके, पर गर्मी की शादी में भी हम उसे कोट पहना देते हैं। हम बहुत ज़्यादा वाइन विस्की बियर पी रहे हैं, वहाँ पर ठंडे प्रदेश हैं बेचारा, ठंडा एरिया है वो, वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उस एरिया की रिक्वायरमेंट है कि आपको बियर विस्की वाइन लेना है, पर हमारे इंडिया में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, पर अब हम टेस्ट से वैसे ही हो गए, वैसे ही हो गए, तो ठीक है, हमने बिना सोचे समझे उन्होंने जो जो बोला वो ऑप्ट करते गए। तो वेस्टर्नाइज्ड इंडियन से ऐसी होप होती थी ब्रिटिशर्स की कि इनका टेस्ट अब अगर ब्रिटिश हो गया है तो ये ब्रिटिश गुड्स की डिमांड क्रिएट करेंगे इंडियन मार्केट में, और उस डिमांड से ऑब्वियसली बात है ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प मिलेगी। जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इनकलकेट करता है इंडियंस में अ सेंस ऑफ एडमायरेशन। मीन्स जब हम इंग्लिश बुक्स को पढ़ते हैं, इंग्लिश टेस्ट को ऑप्ट करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल को रेस्पेक्ट करने लगते हैं, ब्रिटिश रूल को एडमायर करने लगते हैं, और इससे ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। जब आपको लगेगा कि यार ब्रिटिशर्स और हमारे टेस्ट सेम हैं, ठीक है, और धीरे धीरे करके ब्रिटिश एजुकेशन लेके आप ब्रिटिशर्स को एडमायर करने लगोगे, उनको रेस्पेक्ट करने लगोगे, इससे क्या होगा, ब्रिटिश एम्पायर का जो फाउंडेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। नाउ इफेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन का इफेक्ट मतलब प्रभाव क्या पड़ा, तो पहला जो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसने इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस ग्रेजुएट्स बनाने चालू कर दिए। आज भी हम सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाले कंट्री की गिनतियों में आते हैं। कैसे आते हैं, अंग्रेज हमें सिखा के गए हैं। हमारे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं जब हम इंग्लिश बोलते हैं, तो एक बहुत बढ़िया इंग्लिश स्पीकिंग इंडियन ग्रेजुएट की क्लास इंडिया में तैयार हो गई, जिन्होंने ब्रिटिश मास्टर्स को हेल्प किया उनके एम्पायर को रन करने में। क्लियर हुई बात। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, उसने इंग्लिश स्पीकिंग इंडियन ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से ब्रिटिश मास्टर्स को और हेल्प मिल गई उनके एम्पायर को रन करने में, एक्सपांड करने में। अच्छा देखो, आप अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश कल्चर को अगर एडमायर कहीं कर रहे हैं, है ना, इट मीन्स
इट मीन्स आप अपने कल्चर को कहीं ना कहीं रिजेक्ट करोगे, डिमीन करोगे, करोगे करोगे, वैसी बात है। तो यहाँ पर एक ऐसी क्लास भी बन गई बेटा जो वेस्टर्नाइज्ड की, मतलब एक ऐसी क्लास इंडिया में बन गई जो रिजेक्ट करने लगे इंडियन कल्चर को, और हर उस चीज़ को पैट्रोनाइज कर लेते, हर उस चीज़ को एम्ब्रेस कर लेते, हर उस चीज़ को अपना लेते जो कहीं ना कहीं किससे एसोसिएटेड है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वाज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिशर्स। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि अब हमारे पास इंडियन स्पीकिंग, सॉरी इंग्लिश स्पीकिंग इंडियन सॉरी इंग्लिश स्पीकिंग इंडियन ग्रेजुएट्स आ गए हैं जो ब्रिटिश मास्टर्स को हेल्प कर रहे हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में। दूसरा, अब ये जो इंडियंस हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग हैं, जो बिल्कुल एंग्लाइज्ड इंडियंस हैं, वो पेट्रोनाइज करते हैं एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी ब्रिटिश इंडिया में लेके आ रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं उन्हें वो सब पसंद आ रहा है, इंक्लूडिंग ब्रिटिश गुड। और ब्रिटिश गुड की डिमांड इस तरीके से बढ़ती जा रही है। वेस्टर्न एजुकेशन ने इंडियन सोसाइटी को हर तरीके से इम्पैक्ट किया, और कई बार उस तरीके से भी इम्पैक्ट किया जैसा कभी ब्रिटिशर्स ने सोचा भी नहीं था। क्या बात समझ में आई? ब्रिटिशर्स तो बस यही सोच रहे थे कि हम एक ऐसी क्लास बना देंगे एंग्लाइज्ड इंडियंस की जो हमें सपोर्ट करेगी, हमारे गुड्स को बाय करेगी, पर उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ धोखा होने वाला है। मतलब उन्होंने इस बात को तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन देने से इसके रेपरकशंस भी हमें झेलने पड़ेंगे। देखो पहला रेपरकशन की अगर हम बात करें, इट अराउज्ड इन देम द अवेयरनेस ऑफ एविल इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन रूल। जैसे ही हमने अंग्रेजी एजुकेशन लिया, लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी को पढ़ा, इक्वालिटी को पढ़ा, तो हमें ये समझ में आ गया भाई कि फॉरेन रूल बुरा है। दूसरा, जो मॉडर्न यूरोपियन फिलोसफर्स हैं उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात की, और हम इंडियंस भी जिन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन ली उससे बहुत एडमायर हुए कि भाई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, और ब्रिटिशर्स तो बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक थे ही नहीं। अब बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। हमारे जितने भी लोग जो इंग्लिश एजुकेशन को ले रहे थे, जब उन्हें इस बात का नॉलेज हुआ, किस बात का, कि यूरोप में बहुत सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट हो चुकी हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका है, इटली यूनिफिकेशन हो चुका है, तब इन लोगों को ये समझ में आया यार कि भाई हमारी कंट्री में भी ये सब होना चाहिए, हमारी कंट्री को भी हमें फिर से एक नए सिरे से बनाना है, एक ऐसा इंडिया बनाना है जो कि बहुत तरक्की करे, प्रोग्रेसिव हो, मजबूत हो, समृद्ध हो और यूनाइटेड हो, एकता के साथ रहे, समृद्ध हो, मजबूत हो, आगे की तरफ बढ़े, तरक्की करे। जब फ्रेंच यूनिफाई हो सकता है, इटली यूनिफाई हो सकता है, तो हम क्यों नहीं। और इसी पर्टिकुलर टाइम में कुछ लीडर्स जब ऐसा सोच रहे थे कि हमें एक प्रोग्रेसिव नेशन चाहिए, स्ट्रांग नेशन चाहिए, उनमें से ही कुछ बहुत ही एंथुजियास्टिक लीडर्स निकले जिन्होंने हमारे नेशनल मूवमेंट को लीड किया। राजेंद्र प्रसाद की बात हम करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हम करें, या महात्मा गांधी की हम बात करेंगे, सारे ही लोग बहुत अच्छे से एजुकेटेड थे। अगर बेटा देखो हमें एक स्ट्रांग नेशन बनाना है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम यूनिटी को पहले क्रिएट करें। देखो अंग्रेजों के आने के पहले थोड़ी यूनिटी हम इसलिए नहीं बना पाए थे क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस थी। खैर स्टेट्स जैसा तो कुछ नहीं था, पर डिफरेंट पॉकेट्स में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी। पर अंग्रेजों ने हमें सिखा दी इंग्लिश, कश्मीर में भी सिखा दी इंग्लिश, जम्मू कश्मीर में भी सिखा दी इंग्लिश, गुजरात में भी सिखा दी इंग्लिश, अरुणाचल प्रदेश में भी सिखा दी इंग्लिश। तो इंग्लिश के थ्रू अब हम सारे लोग समझ गए कि भैया हम एक हैं, और इंग्लिश भी हमारे लिए बून की तरह साबित हुई, ठीक है, आशीर्वाद की तरह साबित हुई। जैसे ही इंग्लिश मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बना, उससे हम लोग एक दूसरे के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज करने लगे। इंडियंस अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे थे बहुत ही डाइवर्स रीजन में, वो डाइवर्स रीजन जहाँ पर डिफरेंट डाइवर्स लैंग्वेजेस बोली जाती थी, उड़िया, गुजराती, मैथिली, मराठी, हिंदी, डोंगरी। अब ये सारे लोगों को आती थी इंग्लिश, तो ये आपस में बहुत प्यार से बात करने लगे और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने लगे। इंग्लिश ने सारे रीजनल बैरियर्स को तोड़ दिया, हम एजुकेटेड इंडियंस को यूनाइट कर दिया। अच्छा उस टाइम भी ये था बेटा, सारे इंडियंस नहीं पढ़ गए थे, तो एजुकेटेड इंडियंस को यूनाइट कर दिया और नेशनलिज्म की स्पिरिट को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, जोश मिला और उसे एक प्रॉपर शेप मिलने लग गया।
So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.